बंसल जी और दिल्ली आर्य सभा के प्रधान माननीय श्रीमान धर्मपाल आर्य जी, और जिनके आज विशेष रूप से हम सब ने उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, आदरणीय श्रीमान जोगेंद्र खट्टर जी, और मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार रैली जी, और इस आर्य समाज के प्रधान और मंडल के प्रधान आदरणीय श्रीमान अशोक गुप्ता जी, और इस ओर विराजमान हमारे भाई पीयूष जी, भाई साहब त्यागी साहब, सभी के नाम लूंगा तो फिर सारा समय निकल जाएगा। आप सबसे मिलने आदरणीय माता जी डॉक्टर साहब को उद्बोधन में सुन रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि जिम्मेदारी आने के बाद में बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे विवाह से पहले अलग स्थितियां होती है, विवाह के बाद में जिम्मेदारी अलग एहसास अलग दिलाने लगती है, वैसे ही ये परिस्थितियां भी होती हैं। जो सरकार में आने से पहले बोल रहे होते ना बहुत कि ऐसा होना चाहिए, फ्री पानी मिलना चाहिए, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, और बाद में वो सरकार में आके बैठ जाते हैं। अब वो माथा पीटते हैं, यार ये फ्री बिजली देंगे कहाँ से, इनको 3000 रुपये महीना देंगे कहाँ से। बाहर बैठने में और जिम्मेदारी में आने में बड़ा भारी अंतर होता है। उस अंतर को मैंने उनकी शब्दों में बड़ा महसूस किया। बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आप में से उनके दादा जी वातावरण को हल्का करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये थोड़ी कह रहा हूँ, कमाल की बात है। पक्ष में तो हम में से कोई भी नहीं था, सभी एक परिवार के रूप में बैठे हैं, सारे ही परिवार, इसीलिए कहने की हिम्मत भी हो जाती है। अगर यहाँ पे पक्ष होते तो कोई भी शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यहाँ तो सब एक परिवार के लोग बैठे हल्के बोल के। मेरा कहने का मतलब है जिम्मेदारी आती है तो एक अभी तक आते थे खट्टर साहब, अब आपके अंदर ये होगा भाई लोगों ने आना है, ये देखना है, गलती ना हो, सब ठीक है ना भाई, ये ठीक है ना भाई, लाइट आ गई ना, जनरेटर लग गया ना, तेल आ गया ना, हर चीज पे अवेयरनेस होती है। ये जिम्मेदारी है और क्या है। तो हम सब ने देखा कि उनके कंधों में जिम्मेदारी लेने का भाव है तो उनको सौंपे। वैसे मैं आपसे जानकारी के लिए कहूँ कि खट्टर जी का जो आर्य समाज के संपर्क है ये पूर्व पीढ़ियों से है। महात्मा प्रभु आश्रय जी का आशीर्वाद इस परिवार पे रहा, और जब से महात्मा प्रभु आश्रय जी ने उनके पूज्य पिताजी पर, रामचंद्र खट्टर जी पर, ये एक विशेष कृपा करी घर में आने की और ये कहने की कि घर में कभी यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। तो कभी आज तक उनके घर में यज्ञ भी बंद कभी आज तक नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक संकल्प दिलवाया कि हर वर्ष एक वेद का यज्ञ होना चाहिए। तो इतनी व्यस्तताएं होने के पश्चात भी मैंने आज तक ये नहीं देखा कि उनके घर में वो यज्ञ बंद हुआ। आज तक हर वर्ष वो एक वेद का यज्ञ होता ही है। तो पूरे परिवार के दोनों बच्चे, दोनों बहुएं सारे उस यज्ञ पे ऐसे बैठते हुए हमारे परिवार की एक परंपरा है। मुझे लगता है इस परंपरा को निर्वाह करना भी कहीं ना कहीं आर्य समाज के परिवारों में बहुत जरूरी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो ये करते हैं, हर बार जब इनके यहाँ पर आता हूँ तो सोचता हूँ अपने परिवार में भी हर बार करूंगा, और आज तक मैं कर नहीं सका। ये मतलब मैं इसलिए देखता हूँ कि ये करना बड़ी बात है, निभाना आसान नहीं है। कब से, मेरे ख्याल से 40-50 साल से हो रहा है लगभग, अंदाजा नहीं, मतलब मैंने भाई 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। फिर दयानंद सेवाश्रम संघ का पूज्य माता प्रेमलता जी काम संभालती थी, उनको भी ये नजर आई भाई इनको जिम्मेदारी दो, असम में जाना नागालैंड। अशोक जी आप तो गए साहब, दोनों जगह गए, असम भी गए, माता जी भी आप भी गए। मतलब उन क्षेत्रों में जाकर के उनके कामों को संभालना सरल नहीं है। बड़ा आसान है कहना, बड़ा आसान है कहना, मैं सच कहता हूँ बड़ा कठिन काम है। असम में जाना, नागालैंड में जाना, मध्य प्रदेश में जाना, छत्तीसगढ़ में, झाबुआ में, राजस्थान में संस्थाएं खड़ी करना, रोजाना की समस्या, डे टू डे समस्या है, डे टू डे, सुबह से लेकर दोपहर शाम रात। भाभी जी बाकी सबसे ज्यादा समस्या क्यों, ये फोन करते हैं, सुनती रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती, सुनती सारी वो ये कहती है सिर माई है, उधर पंगे पड़ रहे हैं, आप यहाँ परेशान हो रहे हो, कौन हो फिर, कोई तो होगा। तो खट्टर साहब के अंदर विशेषताएं बहुत हैं, एक गंभीरता की भी है, शांत रहने वालों में से भी है। मैंने बहुत परिस्थितियों में देखा शांत रहते हैं, मतलब गंभीर से गंभीर समस्या आता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब आता है ना तो हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिस व्यक्ति के सामने कोई भी जिम्मेदारी आ जाए, कोई भी वाली, फिर उसको निभाना। फिर ये नहीं है कि नहीं, पुलिस की काम हो, सरकार का काम हो, विभागों का काम हो, और व्यवस्थाओं का काम हो, कोई सामान मंगवाने का काम हो, होर्डिंग लगाने का काम हो, होर्डिंग बनवाने का काम, मतलब मल्टीपल टास्किंग जिसको आप कह सकते हैं ना, तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि वो निपुण है।
अब केंद्रीय सभा का दायित्व आया तो निश्चित रूप से बेहतर निभाएंगे। और उन्होंने जो विचार किया है, टीम अच्छी बनाएंगे, टीम अच्छी बनी है, बैठी रही, देखिए सामने टीम ही बैठी है, सारी टीम क्या, ये सामने एक टीम ये बैठी, सामने ये टीम बैठी है। तो मैं इस अवसर पर उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला। बस इतना जरूर कहूँगा कि बैंकों में जब आप रिटायर हो गए तब आपको सम्मान पत्र मिला होगा, तो इन्होंने सम्मान पत्र आज ही दे दिया। मैंने कब कहा, मैंने ये कहा ही नहीं। 5 मिनट की बात कर लेते हैं, ये तो हुई सम्मान की बात। बंधुओं, आर्य समाज का 150वां साल हुआ और 150वें साल के बाद एक नई जिम्मेदारी का एहसास हम सबको हुआ। दुनिया के बहुत लोग आए, मिले, हमने बहुत सारी चीज़ों के वीडियो लगाए और वहाँ पे जो चीज़ें हमने लगाई थी उनको देख करके कुछ पत्रकार, अर्णव गोस्वामी जी भी थे और कुछ लोग और पत्रकार भी आए थे। वो सब लोग देख करके हैरान हो रहे थे, क्या ये भी आर्य समाजी थे, क्या भगत सिंह भी आर्य समाजी थे, क्या रामप्रसाद बिस्मिल भी आर्य समाजी थे, लाला लाजपत राय भी आर्य समाजी थे, क्या ये भी आर्य समाजी थे? मैंने कहा ये कौन सी नई बात है भाई, ये तो बहुत पुरानी बोले, हमें तो आज तक ही नहीं पता। मतलब बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग थे उनमें से मैं एक व्यक्ति को मानता हूँ कि वो बहुत अवेयर व्यक्ति है, जिसका नाम सुरेश चौहान के है। एक हिंदूवादी अच्छा पत्रकार है और अच्छा चैनल चलाते हैं। मैंने उनके साथ जब घूमा, अरे बोले थे यहाँ तो राम का चित्र भी लगा, नहीं यहाँ पे तो कृष्ण का। मतलब मैं इतना हैरान हो गया कि इतने अवेयर रहने वाले पत्रकार बंधुओं को भी आर्य समाज की गहराई का जरा सा भी एहसास नहीं, इतना सा भी एहसास नहीं। फिर जब वो अंदर एग्जीबिशन में घूमे, देखा अरे फिजी में आर्य समाज है। मैं कहा जी आर्य समाज नहीं है, पूरा साम्राज्य आर्य समाज का। आर्य समाज नहीं है, साम्राज्य है पूरा, 40 बड़ी संस्थाओं का छोटा सा द्वीप। अरे सिंगापुर में आर्य समाज है? उनका बिल्कुल। अरे पाकिस्तान में भी? मैंने कहा। मतलब मैंने ये महसूस किया कि आर्य समाज जितना है, जो इसका इतिहास है, आम आदमी को उसका 1% भी मालूम नहीं। ये बिल्कुल सच्चाई मैंने समझ में महसूस किया, बिल्कुल भी मालूम नहीं। हमारे रघुमत, ये रतन देवी स्कूल है, रतन देवी स्कूल के अंदर पढ़ाने वाली अध्यापिकाओं को ही नहीं मालूम बिल्कुल आर्य समाज क्या है। कि दोस्त तो हमारा ही भाई, और तो किसी का नहीं। हमारे आर्य समाज के अंदर आने वाले सदस्यों को भी मालूम नहीं आर्य समाज की गहराई क्या है, आर्य समाज ने किया क्या है, आर्य समाज ने दिया क्या है। मतलब दिल्ली में जो आर्य समाज ने दिया उतना ही मालूम नहीं। बहन जी का रतन देवी वाले नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 25 साल से कम से कम 30 साल तक मेरे को हो गए। सब जान जाएंगे ना। कोई नहीं, मैं देखो आप स्कूल के नाम से मत जाइए, वो हम एक कॉमन चर्चा कर रहे हैं, कोई स्कूल की चर्चा नहीं। मकसद मैं जिस बात को लेके बैठा हूँ, आज मुझे इस बात का एहसास, मैंने कल गुड़गांव में था, कट साहब भी थे वहाँ पर, और वहीं मुझे ठंड लगी जबरदस्त, कल इसी चक्कर मेरा थोड़ा सा शरीर थोड़ा दायमाय हो गया। मैंने वहाँ कोई छोटी सी घटना सुनाई, आर्यनगर पहाड़गंज वाली, जो आर्यनगर आर्य समाज ने बसाया था। कितनी बड़ी घटना है। हमारे कन्हैया लाल जी वहाँ बैठे थे, परोपकारी सभा के माननीय मंत्री हैं और बड़े अवेयर आर्य समाज के नेता हैं, उनको ही नहीं मालूम कि ये हमें नहीं मालूम आज तक। मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि आर्य समाज के इतिहास को, जो दिल्ली का हमारा अपना इतिहास है, एक्चुअली क्या है कि आर्य समाज का इतिहास इतना विशाल है, इतना ज्यादा काम आर्य समाज ने किया है ना, मैं सच कहता हूँ किसी के सामने वो इस इतिहास के बारे में रखा ही नहीं गया कभी भी। मुझे लगता है ये 150वां साल और स्वामी शिवानंद का जो 100वां बलिदान दिवस आ रहा है ना, इसके अवसर पर हम सभी महानुभावों को, मैं मंडल के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इस बार कुछ ऐसी प्रक्रिया करें, छोटी छोटी गोष्ठियां इस प्रकार की हों, इतिहास की अवेयरनेस गोष्ठियां। आर्य समाज ने किया क्या है, आर्य समाज ने इस देश को दिया क्या है, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम होगा ना तो हमारे माध्यम से दूसरों को भी नहीं जाएगा। अधिकारी वर्ग को मालूम होना बेहद जरूरी है आज के समय में। मुझे जो परिवर्तन पुस्तिका लिखनी पड़ी उसका कारण यही था। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे से मैंने कहा जी स्वामी, ये रामप्रसाद बिस्मिल जी का निर्वाण दिवस, वो बलिदान दिवस आ रहा है, हमें मनाना चाहिए। वरिष्ठतम अधिकारी थे, वरिष्ठतम चलो नहीं भी कहूँ कोई बात नहीं, बोले रामप्रसाद बिस्मिल का आर्य समाज से क्या संबंध। मुझे इतना बड़ा ठेस पहुंची, इतनी ठेस पहुंची मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर आर्य समाज के इतने शीर्ष अधिकारी को ये मालूम नहीं कि रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध आर्य समाज नहीं तो है किससे भाई। मतलब उनका तो जन्म ही आर्य समाज से हुआ, दूसरा तो जन्म ही नहीं है कहीं से कहीं तक, दूसरा कोई कारण ही नहीं उनके बनने का, क्रांतिकारी बनने। एक जगह मुझे और झटका लगा,
मैंने उनके यहाँ ये रखी बात की आर्य ये गो व्यवहार भानु पढ़नी चाहिए। तो व्यवहार भानु पढ़नी चाहिए, 2 रुपए की पुस्तक है, आज से 10 साल पुरानी बात है, 2-2.5 रुपए की आती थी। मैंने कहा व्यवहार भानु सबको पढ़नी चाहिए, तो सबने तालियां बजा दी। मुझे कहा दिया 50 व्यवहारों भिजवा देना। तो मंत्री जी खड़े हुए, मंत्री जी कहते जरा एक बार ये भी बता दो जी वो लिखी किसने है। मुझे इतना दुख हुआ बंधु कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने तो जिज्ञासा से पूछा था, उन्होंने तो एक अच्छा सवाल पूछा, बुरा नहीं, कम से कम उसके लेखक का नाम तो बता दो। तो मुझे एहसास हुआ कि हमें अभी अपने अंदर थोड़ी सी और तैयारी करनी है। बाहर जाने से पहले अभी हमें अपने आप को खुद को अवेयर करना है। जितने आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, मैं आज उनसे एक निवेदन करने जा रहा हूँ, समिति यहाँ से शुरू करके, कि अपने जीवन का रोजाना का 1 घंटे का समय गारंटी से करो आप स्वाध्याय में लगाओगे। सेक्रेटरी साहब से बहुत लंबे समय से मैं निवेदन करता रहा हूँ, पढ़ते भी हैं, पढ़ा भी, काफ़ी कुछ पढ़ा इन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में, चीज़ें को काफ़ी पढ़ा है। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, अगर मेरे को आर्य समाज के पदाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है तो उसके लिए मेरे पास अकेला एक हथियार है। तलवारें काम नहीं आती हैं, लाठियाँ काम नहीं आती, ना तलवारें ना लाठियाँ, कुछ भी काम नहीं आता। यहाँ काम आता है मैं और मेरा वो ज्ञान, जिसके कारण से मुझे आर्य समाज के जिम्मेदार अधिकारी बनने की, जिम्मेदारियों को पूरा करने की ताकत मिलती है। इसलिए मैं सभी से बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, कुछ नहीं। राजस्थान गया था, राजस्थान सभा का बड़ा उत्सव था, उनका गोष्ठी थी, वहां पर भी मैंने यही बात रखी। लोगों को आर्य देश रत्न माला के बारे में जानकारी नहीं, मैं हैरान हो जाता हूँ। मतलब है क्या? अगर मैं दयानंद को ना जान पाया तो दयानंद के बारे में कैसे बता पाऊंगा दुनिया को? दयानंद के जीवन के बारे में ना जान पाए तो क्या बता पाऊंगा? दयानंद की सोच क्या है तो क्या बता पाऊंगा? आर्य समाज ने किया क्या है तो क्या बता पाऊंगा? और ये बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए, हमारी अपने समाज के सदस्यों की जानकारी भी तब बढ़ेगी जब अधिकारी वर्ग की इसमें पूरी जानकारी हो। तो बड़ी जिम्मेदारी अधिकारी वर्ग की है कि स्वाध्याय करे। मेरे को जब से आदत पड़ी, लगभग 8-9 साल से ज्यादा, उससे पहले पढ़ते लेकिन 8-9 साल से ज्यादा, और 3 साल से बहुत ज्यादा, आपने हर जगह मेरे से कहीं ना कहीं इस रूप में सुना भी होगा। इसलिए मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हम सबको अपने स्थान पर बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। तो उसके लिए आज से तैयारी पक्की कर लो कि नहीं भाई 1 घंटा तो इसी के लिए है। मोबाइल बिल्कुल छोड़ दो, कतई बिल्कुल छोड़ दो, 1 घंटा नहीं भाई, ये रखा यहाँ पे, आराम से आज मैं स्वाध्याय करूंगा। अच्छे पॉडकास्ट हैं, मैंने महसूस किया कि चीजें जान नहीं पाती, पुस्तकें पढ़ नहीं पाते, उस चक्कर में चीजें, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता, कोई बात नहीं भाई, इसके लिए तैयारी करो। तो अभी हमने आज एक स्वामी श्रद्धानंद पर पॉडकास्ट मैंने किया था, आज ही पब्लिश हुआ है, शायद आपके पास कुछ आया क्या? आप लोगों के पास में आज पहुंचा है? जिनके पास पहुंचा वो आर्य समाज के उस पे है, ग्रुप्स में भी आ गया होगा, आप उसको पूरा सुन लेना, 1 घंटे का पूरा है। उस 1 घंटे में स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का एक पहलू दे दिया है, और अगला कल रात को अपलोड हो जाएगा, उसमें आज स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का अगला पहलू लोड हो जाएगा, उनके राजनीतिक कैरियर का। यानी कि जब वो गुरुकुल कांगड़ी से चले गए, उसके बाद उन्होंने जीवन में क्या क्या, कहाँ किस तरह से किया, वो दूसरा एपिसोड आ जाएगा। तो 2 एपिसोड में आपको स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की लगभग हर पहलू पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। फिर आपके मन में पैदा हो जाए इच्छा पढ़ने की, तो उनके बेटे की लिखी हुई मेरे पिता पुस्तक पढ़ लेना। मैं मेरे पिता लिखने के पढ़ने को बार बार क्यों बोलता हूँ? केवल इसलिए बोलता हूँ कि एक पुत्र जिसकी सारी संपत्ति उसके पिता ने दान दे दी, सारी टोटल, सारा जीवन उनका जंगल में बितवा दिया। जलंधर की अच्छी कोठी थी, बढ़िया शानदार शहर था, आनंद था, उसको छोड़ करके उनको जंगल में ले गए, यहाँ शेर बघेले और छोटी वो झुगियां, और फिर वहां पे भी जाकर कहने लगे मैंने तेरे लिए जलंधर में कोठी और प्रेस रखी था, वो भी दे रहा हूं, वो भी दे दी, और उनके साइन भी करवा लिए, रजिस्ट्री भी कर दी। यानी उनके लिए कुछ भी ना छोड़ा, जिस पिता ने अपनी संपत्ति भी ना छोड़ी हो, जो उनके लिए रखी वो भी ना छोड़ी हो। उस पुत्र के मन में भी अपने पिता के प्रति लेश मात्र भी नकारात्मकता के भाव पैदा नहीं हुए। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की इससे बड़ी सफलता बता दो आप क्या मान सकते हो? मैंने कल गुड़गांव में बोली थी बात, मगर यहाँ तो अपने पिताजी 5 लाख रुपए का दान भी देने लग जाए, बेटे से पूछ लें भाई दे दूं क्या, वो 1 मिनट में काला पीला हो जाए, थोड़ा देख लो पिता का पैसा पूछ रहे सम्मान के लिए, इधर भी बेटे की भी ना। और भाई वहां की कल्पना करना जरा, सोचो आराम से बैठ के, कल्पना करो। श्रद्धानंद का जीवन गजब का जीवन, बहुत गजब का, बहुत ज्यादा गजब का, 2 कारणों से। सर्वस्व त्याग का दूसरा कोई उदाहरण मिलेगा नहीं, आर्य समाज में नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा।
और दूसरा खुद के जीवन के ऐसे परिवर्तन का दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। हर चीज थी जीवन में, हर चीज थी, जो भी है हो सकते हैं उस जवानी की अवस्था में हर थे, सारा कुछ छोड़ करके कहां से कहां। और तीसरी वो बता देता हूं, हमने स्वामी श्रद्धानंद के जीवन परिवारों की पूरी वो इकट्ठी करी, सारे संपन्न, खूब संपन्न, बड़ी बड़ी कोठियां, सारे उनके परिवार के लोग सिविल लाइन में रहते थे। मुझे सिविल लाइन क्या होती है? जवाहर नगर में सिविल लाइंस में उनके आपके उसने खरीदी वो कोठियों की, अजय बजाज जी ने, बिरला लाइन वाले कल ही बताया उन्होंने। और अब उनके परिवार के लोग सारे कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। बरेली में सैकड़ों एकड़ जमीन है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जिस परिवार से सब कुछ ले लिया गया हो, क्या उसको कोई कमी पड़ी? ये उदाहरण देखना हो तो स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का पूरा उदाहरण देखते चलना। कितने लोगों को धन के लिए तैयार कर दिया, कितने लोगों को। लाला रघुमल को आर्य समाजी नहीं थे, बना दिया, और लाखों रुपए लाला रघुमल ने दिए। आर्य समाजी नहीं थे। घटना पढ़ना, अंदाजा होता चला जाएगा आर्य समाज के एक एक व्यक्ति ने कितना बड़ा परिवर्तन। लाला बिरला जी, जुगल किशोर बिरला जी को आर्य समाज के लिए दान देने के लिए प्रेरित करने वाला कौन व्यक्ति था? केवल स्वामी श्रद्धानंद। लाला दीवान चंद को आर्य समाज के लिए इतना लाखों रुपए का दान देने वाला प्रेरित कर देते, क्योंकि लाला दीवान चंद उन महानुभावों में से थे कि जब उनका निधन हुआ तो उस समय वो वहां पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति में थे, क्योंकि लाला दीवानचंद की कोठी कनॉट प्लेस में थी और वहां से उनकी दूरी जो है मुश्किल से 1 किलोमीटर की है उनके घर से। जैसे उनको गोली लगी, लाला दीवानचंद सबसे पहले पहुंचे, अपने गोद में सिर लग के रखा हुआ, जो उनकी मृत्यु का जो सिर है वो लाला दीवानचंद ने अपने सिर के अंदर रखा हुआ। क्या कमाल के व्यक्ति। और जिस कोठी में उनका निधन हुआ, ये कोठी उनके लाला रघुमल जी की दी हुई है। जो बलिदान भवन है, ये लाला रघुमल जी की वही कोठी थी जिसके ऊपर कोठे चलते थे, और उन्होंने खाली कराए थे स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर। और फिर उन्होंने बात लिखी थी कि स्वामी श्रद्धानंद ने मुझे प्रेरणा तो दे दी, मैं आर्य समाजी नहीं था, लेकिन उनके इन शब्दों के अंदर कितना प्रभाव था कि मैंने आते ही अपनी कोठी के ऊपर वाले हिस्से नाचने वाले उसे खाली करवा लिए। उसके आगे वो लिखते हैं, उस दिन के बाद ना जाने कब मेरे गले में हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों हो गए। किस जमाने में लिख रहे हैं, कल्पना करके देखो भाई, किस जमाने में लिख रहे हैं, कब मेरे गले में हजारों से लाखों लाखों से करोड़ों हो गए। तब मैंने सोचा कि ये धन तो मेरा नहीं है, ये तो सारा धन श्रद्धानंद का दिया हुआ है। चेक बुक लेके चले गए, स्वामी जी ये चेक बुक आपकी है, रख लो, और जिसको जितना देना चाहो देते रहना। बोला चेक बुक मैंने रखो, नहीं रखनी तो आप ही को पड़ेगी। स्वामी जी ने रख ली, और रखने के बाद कह रहा अब ये मेरी हो गई, तो मेरी अमानत समझ के आप रख लो लाला जी, जब मेरे को जरूरत होगी मंगाता रहूंगा। बंधुओं, ऐसे ही आर्य समाज नहीं बना। अनाथालय पटौदी हाउस का जाकर के देखना, महाराजा पटौदी से खरीदा भवन, और पैसे देने वाले थे बिरला जी। पटौदी हाउस खरीद करके अनाथालय बना दिया। आर्य नगर शीला सिनेमा के पास में जो पूरी नगरी है, वो सारी की सारी जमीन लेकर के 100-100 गज के प्लॉट काट के पूरी आर्य नगर बना दी। गुरुकुल कांगड़ी की 600 एकड़ जमीन, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की 350 एकड़ जमीन, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की 350 एकड़ जमीन, गुरुकुल सूपा गुजरात की, मतलब गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति छाती तान करके भी खड़ा चांदनी चौक में। कोई एक अकेला व्यक्ति जालियांवाला बाग के बाद में कांग्रेस का नेतृत्व भी कर रहा है, दलित उद्धार भी कर रहा है, शुद्धि के काम के लिए लाखों लोगों को शुद्ध करने के लिए चल रहा है, मुकदमे भी लड़ रहा है। वकील थे, मुकदमे नहीं लड़ना छोड़ दिया था, लेकिन आर्य समाज के जब पंगे पड़ते थे तो मुकदमे के लिए लाला मुंशीराम ही खड़े होते थे। पटियाला केस हुआ, आर्य समाजियों को जेलों में बंद कर दिया गया, क्योंकि सिख स्टेट थी, और सिख स्टेट के नाते उन्होंने आर्य समाजियों को टारगेट बना दिया था। तुमने सत्यापक में गलत लिखा हुआ है, अंदू बंद करेंगे, कर दिया। कौन पहुंचा? वही स्वामी श्रद्धानंद। मतलब आप बहुआयामी व्यक्तित्व देखिए, सर्वस्व त्यागी, जीवन का परिवर्तन, कहाँ शुद्धि का काम, कहाँ मलकाने राजपूतों की शुद्धि का काम, कहाँ अनाथालय की स्थापना, कहाँ गुरुकुल कांगड़ी में बच्चों को पढ़ाना। मतलब इतना मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है। अगर उसकी गहराई में हम नहीं गए तो उसकी गहराई में जाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आर्य समाज के लोगों को 25 दिसंबर तक 4 दिन बचे हमारे पास में, इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद को डिटेल्ड में रीड करना चाहिए। आपको गर्व होगा कि आप किस, और एक श्रद्धानंद नहीं है समाज में, एक नहीं है, हजारों श्रद्धानंद, कोई ज्यादा कोई छोटा बड़ा कोई ज्यादा कम काम करने वाले हजारों लाखों व्यक्तित्व ने सारे समाज को निर्माण किया। इसलिए आज मेरा तो आपसे आग्रह इतना ही है कि आपने इनका सम्मान किया, आशीर्वाद दिया और विश्वास किया कि ये और इनकी पूरी टीम आर्य समाज के केंद्रीय सभा के माध्यम से कामों को और बढ़ाएगी, मजबूत करेगी। साथ में मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि
कि अकेले काम करने से या मेरे या धर्मपाल जी के या बंसल साहब के अकेले काम करने से काम नहीं बढ़ने वाला, काम हम सबको करना पड़ेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सब लोग काम ना करते तो संभव ही नहीं था कि ये इतनी सफलता को प्राप्त कर जाता, कब संभव ही नहीं था। हर व्यक्ति ने अपने पिलर पकड़े पे, जहां मैं खड़ा हूं बस मुझे इस वाले पिलर को थाम के रखना है, तंबू तभी मजबूत रहता है ना। बस मेरा ये तंबू है, मुझे इसको थामना, तूने अपना, तभी ये संभव हो पाया। आर्य समाज की भी यही स्थिति है, अपनी अपनी आर्य समाजों को मजबूत कीजिए। यमुना पार की आर्य समाजों में बहुत अवेयरनेस पहले से ज्यादा आई है। 2-3 समाजें कुछ थोड़ी सी ढीली चल रही है, पीयूष जी उनको थोड़ा सा समय के साथ साथ देखेंगे तो वो भी दोबारा से सक्रिय और हो जाएंगी। तो यमुना पार की समाजों में कुछ बढ़नी भी चाहिए। यमुना पार में मेरा एक अनुरोध ये रहेगा, यमुना पार का विस्तार बेहिसाब हुआ है, बेहिसाब विस्तार हुआ है। मुझे लगता है अब तो 40 से 30% दिल्ली तो इधर आ गई, 25% तो है ही है, तो 25% दिल्ली के हिसाब से यहाँ पर विस्तार इतना हुआ। लेकिन उन नई कॉलोनियों में आर्य समाज दुनिया वगैरह वगैरह जितने भी कुश्ते वगैरह नई नई कॉलोनियां बस्ती के, उनमें आर्य समाज मंदिर नहीं बन सके। अब हमें सोचना चाहिए, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, 25 गज बने 30 गज बने। भाई साहब ने खजूरी का बना ही लिया ना, बन तो गया। आज झंडा रखने की जगह तो है, बैठने की जगह तो है, सत्संग की जगह तो है ना, बन के आज हम खड़े हैं वहां पर। मैं कल दुर्गापुरी विस्तार में गया था, बैठेंगे भाई साहब दुर्गापुरी वाले, बैठे क्यों जी, अनुज जी बैठे। उस दिन आप नहीं मिले थे मेरे को, बस बाकी सब लोग तो मिले थे। उस दिन आप शायद के गए हुए थे। मैंने उनसे भी क्या किया भाई साहब कि दुर्गापुरी विस्तार में भी आर्य समाज की जमीन या फ्लैट या कुछ ना कुछ जरूर ले लो, ले लेंगे तो बन जाएगी, नहीं तो रह जाएगी। तो मैं और ज्यादा नहीं कहूँगा, मैंने 2 ही निवेदन करे। पहला, आर्य समाज के इतिहास को बताने के लिए हम कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था का मतलब, जब जैसे पहले जूम की मीटिंग चली थी, अब रोजाना फिजिकल बैठ के तो संभव नहीं है। फिजिकल बैठकों में आना बताना दुनिया भर के लोगों को संभव नहीं है, तो इसलिए जूम मीटिंग्स टाइप की कोई ऐसा मंच डेवलप करें जिसमें आर्य समाज के पूरे इतिहास को एक बार रिकॉल कर लिया जाए। और साथ में आपसे निवेदन कि आर्य समाज के स्वाध्याय, पुस्तकों के स्वाध्याय को 2 हिस्सों में है। वो पहला जो सैद्धांतिक पक्ष है आर्य समाज, जिसके लिए ऋषि दान का छोटा सा साहित्य मैं रिकमेंड करता हूँ, आर्य समाज के अधिकारियों को पढ़ लेनी चाहिए। छोटी सी पुस्तक है, ऋषि दान को जाने उन्हीं की लेखनी से, सबसे छोटी सी पुस्तक बनाई थी सभा ने, केवल इसलिए कि अधिकारी वर्ग कम से कम इतना तो पढ़ ही ले, कम से कम इतना तो पढ़ ले और जरूरी पढ़ ले। उसमें ऋषि दान की अपनी आत्मकथा है, उसमें उनकी व्यवहार भानु, अब पूछने की जरूरत नहीं रहेगी किसने लिखी है। व्यवहार भानु में गोकर्णा निधि है और आर्योदेश रतनमाला है, और सत्यार प्रकाश की जो भूमिकाएं हैं, हर चैप्टर की उन्होंने भूमिका दी है। पहले एक भूमिका है, फिर बाकी 3 चैप्टर की अलग अलग भूमिका है, और स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश है। इन छोटी सी चीजों को कलेक्शन करके, इसलिए कि ताकि एक स्वामी दयानंद ने उनका सोच चिंतन था क्या, उतनों को रख दिया हमारे सामने, तो उसके लिए वो पुस्तिका तैयार हमने कर दी है, वो एक पढ़ लेनी चाहिए। और फिर आर्य समाज के इतिहास और पूर्व के इतिहास से लेकर के आज तक का जो कुछ बदलाव आया, उसके लिए परिवर्तन पुस्तक आर्य समाज के अधिकारियों को जरूर पढ़नी चाहिए। स्पेसिफिकली लिखी ही इसलिए है ताकि आपके सामने एक एक चित्र खुल करके आ जाए। मेरा 2 निवेदन है, अगले सालों में जब हम काम को आगे बढ़ाएंगे तब आपका यह स्वाध्याय आपको काम करने की गति प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पूर्वी दिल्ली की समस्त आर्य समाजों को, जिन्होंने बहुत अच्छी बैठक भी रखी, हम सबको आपस में मिलने का एक अवसर भी दिया, और नई चेतना, नई जागृति, एक मजबूती से और हम मिल करके इसको आगे बढ़ सकेंगे। एक निवेदन मैं और करूँगा, हमारे यहाँ पे एक गैप है और वो हमारे लेवल पर भी है। महिलाओं के नेतृत्व को थोड़ा सा और उभारना अब हमारे लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व को, महिलाओं का नेतृत्व कहीं ना कहीं ऐसा दिखना चाहिए कि 30-40% तक तो रहे एक बैठक में कहीं ना किसी रूप में, और युवाओं का नेतृत्व मतलब जिनकी आयु 25, 30, 35 साल के आसपास है, उनका भी 10, 15, 20% भागीदारी रहेगी। तो हमारी जो ये स्टेप्स है ना, हर 10-15 साल बाद नए नए लोगों का थोड़ा सा आने का वो अनुभव साथ साथ बढ़ता जाएगा। आदमी देख कर चलते हुए साथ साथ समझता सीखता है। तो अपनी आर्य समाजों से भी आप कोशिश करें कि जब बैठकों में आए तो कोई एक युवा और एक महिला जरूर आए, तो उससे ही आस्ता आस्ता ये, और ये हमें सबको ही प्रयास करना पड़ेगा, जो अधिकारी वर्ग है उनको भी डिप्टी पोस्ट बना दीजिए ना, जो लोग बड़े हैं उनके साथ एक छोटे को भी पोस्ट दे दीजिए। देखिए मैं पोस्ट से थोड़ा सा क्या है, पोस्ट देने के बाद मैं बता देता हूँ, मैंने आपसे इसलिए बताया, जब व्यक्ति आता है जाता है चलता है फिरता तो अपने आप ही नजरों में आती जाती हैं चीजें। इसलिए मैंने अभी एक ही निवेदन किया, जब बैठकों में आए तो साथ लेते हैं,
आपको भी उसका अनुभव हो जाएगा। वो बैठकर से जाने के बाद आपसे चर्चा करेंगे तो उससे उसके अंदर का उसके क्या भाव पैदा हुए, क्या उसके अंदर हलचल मच रही, वो अंदाजा हो जाएगा। और फिर सामने वालों को भी अंदाजा हो जाता है। इन्हीं में से आगे आने वाले समय में इन्हीं में से तो जिम्मेदारियां किसी ना किसी को दी जा पाए।